अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह का अखबार इस खबर से भरा हुआ था कि सीरिया में हुकूमत का तख्ता पलट चुका है और अल असद का ख़ानदान 50 साल से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करता रहा, लेकिन अब तख्ता पलट गया। तख्ता पलटने के बाद मुल्क में जश्न का माहौल है। ऐसा क्या हुआ कि बशर अल असद को, जो कि इतने पावरफुल थे, 50 साल से ज़्यादा जिनका ख़ानदान हुकूमत करता रहा, ये एक आध हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि इनको भागना पड़ा। एक ख़बर तो ये भी आई थी कि इनका जो प्लान है वो रडार से गायब हो गया था, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि ये अपने अज़ीज़ मित्र, अज़ीज़ दोस्त रूस के पास पहुंच चुके हैं और रूस ने इनको एज ए गेस्ट पनाह भी दी है। थोड़ी सी कहानी जो है सीरिया की, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बशर अल असद को जो हुकूमत है ये अपने वालिद से, अपने पिता से विरासत में मिली थी। और इनके जो वालिद हैं वो एक ताकतवर फ़ौजी थे। उन्होंने 1970 में हुकूमत को तब्दील किया और हुकूमत को संभाला। 1970 तक सीरिया में सब कुछ बढ़िया था, हुकूमत भी अच्छी रही 1970 तक, और लोगों के भी बड़े मज़े थे। लोगों के पास मालो दौलत थी, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ओके था। सब कुछ ओके होता है तो इतना जनता को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हुकूमत तब्दील हो रही है तो क्या होगा। लेकिन हाफिज़ अल असद, जो कि बशर अल असद के वालिद थे, जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो वो भी ये जानते थे कि उनकी हुकूमत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि सीरिया में दो ग्रुप्स हैं, एक तो शिया और एक सुन्नी। शिया की तादाद थोड़ी है और सुन्नियों की तादाद ज़्यादा है। ऐसे समझ लें आपके 80% और 20%, 80% सुन्नी मुसलमान हैं और 20% शिया हैं, ठीक है। तो उनको पता था कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तो उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया। पावर लगाई इस बात पर कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग हो रही हो, उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश रची जा रही हो, उनके ख़िलाफ़ कोई बातें करने वाला हो, तो फ़ौरन उसको गिरफ़्तार करके जेल में डालो। तो इस तरह से जनता की एक आवाज़ को कुचलने का काम उन्होंने हुकूमत संभालते ही करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जितने भी बड़े पोस्ट थे उस पर अपने ही लोगों को उन्होंने बिठाया और हुकूमत पर एक अच्छा कंट्रोल अपनी पावर के ज़रिए उन्होंने रखा। हुकूमत के ज़रिए लोगों की आवाज़ को कुचलना, जुल्म, ज़्यादती, ये उन्होंने खूब किया। अच्छा, लोगों को होता है ना कि शुरू में कोई मसला अगर हमारे मोहल्ले में भी खड़ा हो जाए तो शुरू में कोई मसला नहीं होता, अरे चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ऐसे ही सीरिया के लोगों ने सोचा कि चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन वो बात फिर बाद ही होती चली गई। मुल्क के हालात ख़राब होते चले गए और हाफिज़ अल असद का जुल्म, ज़्यादती, डिक्टेटरशिप है ना, और एक होता है ना कि मेरा मुल्क है, जो मैं कहूँ वो माना जाए, जो मैं बोल रहा हूँ बस वही सही है, वही लास्ट है, अपने ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी ना सुनना, इस तरह से इनका रवैया चलता रहा। तो ये पावर के बलबूते पर 30 साल इन्होंने हुकूमत की, लेकिन आखिरकार बुढ़ापा आता है, बीमारियां आती हैं, एक ना एक दिन इस दुनिया की हुकूमत को छोड़ना पड़ता है। 30 साल हुकूमत करने के बाद 2000 में ये इनकी वफ़ात हो गई, ये इस दुनिया से चले गए। लेकिन तब तक मुल्क बेकार हो चुका था। जो सीरिया है ना वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। लोग कंगाल एक तरीके से हो गए थे और बस एक पावर बाकी रह गई थी इनके ख़ानदान की। इस पर कहीं तक हाथ था ईरान का, है ना, रूस का, और भी मुल्कों का हाथ था, जिसकी वजह से अल असद ख़ानदान की पावर अच्छी खासी थी। हुकूमत पर अपने लोग इन्होंने बिठा रखे थे, पूरी एक सेटिंग की हुई थी, बस ऐसे समझ लो आप। जब 2000 में इनकी मौत हुई तो इनका जो बेटा है, जो कि तिब की पढ़ाई कर रहा था, तो 2000 में फिर इनका बेटा बशर अल असद, उसने हुकूमत संभाली। और हुकूमत संभालने के बाद इसने भी वही काम शुरू किया कि जो इनके ख़िलाफ़ बोलेगा तो बस काम ख़त्म, जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो बस उसको उठा के जेल में डालो। बाकायदा एक बड़ी ख़तरनाक जेल भी बनाई गई। उस जेल में बस ऐसे ही लोगों को रखा जाता था, जो उस जेल में एक बार गया फिर वो वापस नहीं आया। रोज़ाना कई कई 100 लोगों को फांसी दी जाती थी। वो जेल तो अभी भी ऐसी ख़तरनाक तरीके से पहेली बनी हुई है कि मुल्क में हुकूमत तो तब्दील हो गई, लेकिन वो जेल को खोलना एक मुश्किल मसला बन गया है। उस जेल की भूल भुलैयों को सुलझाना एक मुस्तकिल मसला बना हुआ है। तो तख्ता पलटने के बाद उस जेल के दरवाज़ों को खोलना, क्योंकि उस जेल के जो दरवाजे हैं ना वो फिंगरप्रिंट हैं, लॉक हैं, कोड वगैरह से हैं। फिर वो एक बड़ा, सोचो ज़रा कितनी ख़तरनाक जेल होगी, वो बहुत ख़तरनाक जेल है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो उस जेल में से कैदियों को निकालना एक सरदर्द बना हुआ है उस हुकूमत के लिए जो अभी नई नई इख्तिदार में आने वाली है। तो बशर अल असद ने जब 2000 में हुकूमत संभाली तो इनके खिलाफ भी जो है ना वो मुजाहरे होना शुरू हुए, आवाज़ें बुलंद हुई। तो इन्होंने भी पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों की आवाज़ों को खूब दबाया। ये सिलसिला छोटा मोटा चलता रहा। ऐसे आ गया साहब सन 2010।
सन 2010 में एक अरब स्प्रिंग के नाम से जो है ना सूखा पड़ा था, यानी बारिश नहीं हुई थी। स्प्रिंग अरब की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अरब में जो छोटे छोटे मुल्क हैं, है ना, उसमें मुजाहरे शुरू हुए हुकूमतों के ख़िलाफ़ कि भाई ये डिक्टेटरशिप हमें नहीं चाहिए, ये जो जुल्म ज़्यादती होती है हुक्मरानों के ज़रिए हमें नहीं चाहिए, जमहूरी हुकूमत हमें चाहिए। तो ये मुजाहरे जब शुरू हुए तो इनको बशर अल असद को भी ख़तरा हुआ कि ऐसा ना हो कि मेरे मुल्क में भी जो है वो आवाज़ें बुलंद की जाने लगे। तो इन्होंने पहले से तैयारी कर ली कि अगर सीरिया में ऐसा कुछ होगा तो मैं ताकत का इस्तेमाल भरपूर करूँगा। तो उसी दरमियान पूरे अरब ममालिक में जैसे कि मिस्र है, जॉर्डन है और आपका और भी आसपास के ममालिक हैं, तो उसमें इस तरह की जो रैलियां हैं, आवाज़ें बुलंद की जाना ग्रुप्स के ज़रिए, इस तरह की एक मुहिम सी छिड़ गई बस कि हुकूमतों को हटाओ, यानी जो इस तरह से हुकूमतों पर जमे हुए इनको हटाओ और जमहूरी हुकूमत लेकर आओ, सेकुलर हुकूमत लेकर आओ। तो जब ये मुजाहरे होना शुरू हुए तो बशर अल असद को भी ख़तरा हुआ। उनको पता था कि अगर ये मुजाहरे होना शुरू हो गए तो मेरी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। 2011 में ये मुजाहरे थोड़े से बढ़ गए और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया। सीरिया में होता ये था कि कोई भी थोड़ा सा बोलता था तो बस उठा के उसको अंदर, क्योंकि अब कोई बोलेगा तो किसी के बोलने का असर दूसरों पे पड़े, इससे पहले ही उसको अंदर, तो उसका असर दूसरों पे पड़ ही नहीं पाता था, बल्कि खौफ और आ जाता था कि ऐसा ना हो कि यार मेरा भी घर खानदान बिगड़ जाए। और घर खानदान कोई भी नहीं बिगड़ना चाहता। लेकिन कुछ स्कूली बच्चों का एक ग्रुप था जिन्होंने इस तरह से एक नारा दिया, एक आप कह सकते हैं कि एक लाइन दी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इट्स योर टर्न डॉक्टर। अरबी में उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्कूल के अंदर। और फिर यहाँ से ये हुआ कि उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया। उन बच्चों को जब गिरफ्तार किया गया और उनको 1-2 महीने तक टॉर्चर किया गया, उन बच्चों को छुड़ाने के लिए लोग सीरिया के अंदर सड़कों पर आए और पूरे मुल्क शाम में इस तरह के मुजाहरे होना शुरू हो गए कि इन बच्चों को छोड़ा जाए। और बशर अल असद की जो हुकूमत थी वो इनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब मुजाहरे हद से ज़्यादा बढ़ गए तो हुकूमत ने कहा इन लड़कों को छोड़ दो। जब इन 14-15 लड़कों को छोड़ा गया तो इन्होंने फिर आके और कहानी सुनाई कि हमारे साथ तो जेल में ये हुआ और इस तरह से होता था, वैसा होता था। तो फिर पूरे मुल्क शाम में, पूरे सीरिया में, है ना, इन लड़कों के साथ मिलकर लोगों ने और आवाज़ें उठाना शुरू की। और फिर जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे सुन्नियों के जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो ये चाहते थे कि सीरिया बशर अल असद की हुकूमत से आज़ाद हो, वो ग्रुप्स भी मुजाहरे में आगे बढ़े। और इस तरह से 2011 में ये मुजाहरे बढ़े, जिसके जवाब में बहुत ज़बरदस्त वाला क्रैकडाउन जो है बशर अल असद ने किया। 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2017 के बाद लास्ट जो है वो 2020 था। बशर अल असद अपनी पावर का इस्तेमाल करता रहा लोगों की आवाज़ को कुचलने के लिए। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग जो है ना वो अपाहिज हो गए और मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो गई। आप यूँ कह लें कि एक बड़ा खूबसूरत मुल्क सीरिया, खंडरों का मुल्क कहें आप इसको तो गलत नहीं होगा। बहरहाल हुकूमत और पावर के बलबूते पर ये लोगों की आवाज़ दबाता रहा। 2020 के बाद 2024 तक सब कुछ होके चल रहा था। 4 साल से कोई मुजाहरे भी नहीं हो रहे थे सीरिया के अंदर, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ओके था। पिछले हफ्ते क्या हुआ कि जो सुन्नी ग्रुप्स हैं जिसमें HTC का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और अबू मोहम्मद अल जौलानी, इनका नाम भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो HTC ने और ग्रुप्स के साथ मिलकर सीरिया के अंदर पेशकदमी की, सीरिया के अंदर ही आगे बढ़े और शहरों पर फतह करते हुए आखिर में इन्होंने दमिश्क में अपना झंडा गाड़ दिया, दमिश्क में इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। जब बशर अल असद को ये एहसास हो गया कि अब मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो ये अपने प्लान से फ़रार हो गए और जाकर अपने जिगरी दोस्त रूस के पास मेहमान हो गए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सीरिया की हुकूमत चेंज कैसे हो गई अचानक। तो उसकी वजह देखो ये है कि सीरिया यानी बशर अल असद का जो साथ देने वाले थे वो 2 बड़े बड़े मुल्क थे, एक तो ईरान और दूसरा रूस। रूस का साथ था, पावरफुल मुल्क है, और ईरान का साथ था। ईरान का साथ बशर अल असद को इसलिए था क्योंकि ईरान शिया है और बशर अल असद भी शिया हैं। तो इस तरह से 2 बड़े बड़े मुल्कों का इनको साथ था। चीन का भी एक तरीके से साथ था इनको। अब हुआ क्या कि रूस की तो लड़ाई पिछले चंद सालों से हो गई यूक्रेन से, और ईरान की लड़ाई चल रही है इजराइल से, जिसकी वजह से बशर अल असद को जो सपोर्ट मिलता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब बशर अल असद को जो सपोर्ट मिलता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और पिछले 20 सालों से बशर अल असद की जो फौज है वो अपने ही लोगों से लड़ती आ रही है। भाई फौज किसका कहना मान रही थी? बशर अल असद का। लेकिन फौज भी कब तक कहना माने? फौज में भी तो वही लोग होते हैं ना, फौज में भी वही लोग होते हैं जो
जनता से निकल कर आते हैं, जो उसी मुल्क के रहने वाले होते हैं। तो फ़ौज भी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, यानी उनको भी ये लगने लगा था यार कब तक हम अपने लोगों को मारें। और एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि बशर अल असद ने बस अपना ऐशो आराम देखा, लोगों का कुछ नहीं सोचा। बशर अल असद ने हमें बस ये देखा कि मेरी संपत्ति कैसे बढ़े, मेरी पावर कैसे बढ़े, मेरा दबदबा कैसे कायम हो। मुल्क में क्या हो रहा है इससे उसको मतलब नहीं था, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों का हाल क्या है, मुल्क की जीडीपी क्या है, इससे मतलब उसको नहीं था। इसीलिए बशर अल असद की जो गाड़ियां थी ना वो करोड़ों में बैठ रही हैं, करोड़ों में। बशर अल असद की जो संपत्ति आप समझ लें 3 लाख करोड़, जो सीरिया की जो जीडीपी है उससे भी बहुत ज़्यादा। सीरिया की जो जीडीपी है वो 74,000 करोड़ है बस, और बशर अल असद की जो पूरी संपत्ति है वो 3 लाख करोड़ है। सोना बशर अल असद के पास जो था वो 2 लाख किलो था, अंदाजा करो आप, 2 लाख किलो, 2 लाख किलो। तो इससे पता ये चलता है कि बस मुल्क मेरी मुट्ठी में आ जाए, सब कुछ मेरा हो, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि एक ना एक दिन फ़ौज पर साथ छोड़ ही देती है। तो फ़ौज ने साथ छोड़ना शुरू किया, और जब रूस की तरफ से और ईरान की तरफ से भी साथ ख़त्म हो गया बशर अल असद का, तो हुकूमत ने पूरे तौर पर साथ छोड़ दिया। ये भी कहा जाता है, फ़ौज ने साथ छोड़ दिया, ये भी कहा जाता है कि फ़ौजियों को तनख्वाह भी बिल्कुल नहीं दी जा रही थी, कई कई महीनों से पेंडिंग थी। जब हुकूमतें करप्ट हो ना, हुक्मरान करप्ट हो, तो फिर ऐसे ही होता है। तो फ़ौजियों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, फ़ौजियों का भी हालचाल बड़ा ख़राब था। तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम अपने लोगों को अब और नहीं मार सकते, तो उन्होंने भी जो है ना सरेंडर कर दिया कि हम बिल्कुल हथियार नहीं चलाएंगे लोगों पर। उधर ईरान से और रूस से मदद आना भी बंद हो गई। तो जो ग्रुप्स थे, जो जैसे कि एसटीसी है, जो इस पर काम कर रहे थे कि सीरिया से इस हुकूमत का खात्मा हो, जो इस पर काम कर रहे थे, तो इनके साथ और ग्रुप्स मिले, और ग्रुप्स मिले, तो एक पावर पूरी की पूरी जो बशर अल असद से निकल कर एसटीसी के पास पहुंच गई और उन ग्रुप्स के पास पहुंच गई जो तख्ता पलटना चाहते थे। और इस तरह से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जब इन ग्रुप्स को एहसास हुआ कि अब पूरा मैदान खाली है, तो ये एक एक करके सारे शहरों पर कब्जा करते चले गए, और आखिर में इन्होंने दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। और इस तरह से 50 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाला ख़ानदान का तख्ता पलट हो गया। और अब बशर अल असद ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक हफ्ते के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि जुल्म हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लूटा मारी हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब सीरिया में जश्न तो है, सीरिया में जो इस वक्त ग्रुप्स हैं, एसटीसी है, उसने ऐलान भी किया है कि जो भी मुल्क है हमारा, इसमें कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, सबको बराबर हक मिलेंगे, सबको बराबर आज़ादी मिलेगी। अब देखना होगा कि आगे सीरिया के हाल क्या होते हैं। ये वही सीरिया है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआएँ की हैं। मुल्क शाम, बिलाद शाम, और बिलाद शाम में उर्दन भी आता है, जॉर्डन भी आता है, फ़लस्तीन भी आता है, और फ़लस्तीन के जिस हिस्से पर लड़ाई चल रही है वो भी आता है, लेबनान भी आता है। ये सारे के सारे मुल्कों को बिलाद शाम कहा गया है हदीस के अंदर। तो हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी कुछ चेंजिंग हो रही है इसको फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और पूरी इस्लामी बरादरी के लिए खैर का ज़रिया बनाए, हम तो ये दुआ करते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, शॉर्ट अंदाज में मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि असल सीरिया में क्या मसला है और किस तरह से ये हुकूमत तब्दील हुई। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।